हॉर्न्स रूल क्या है? अच्छा, ये जो सब शेल की एनर्जी है, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। ये बड़ी आपकी हेल्प करेगा। आपको बजाय इसके कि वो बार बार एन और एल की वैल्यू को ऐड करें, आप एक ये टेबल बना लें। पहले में आप लिखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। यानी ये एक लाइन आपको याद रखनी है। 1s शुरू में है, 4s आखिर में है, दरमियान में 2s, 2p, 3s एंड 3p है। और यहाँ पे आप टोटल भी लिख लें, आपको ऐड करने में भी आसानी होगी। तो टोटल कितना होगा जी? ये हो गए हैं 20, 2, 2, 4, 6, 10 एंड 10, 20। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपने ये करना है कि ये जो 3s है, यहाँ से लाइन ड्रा करें। ये किसी बुक में नहीं बना हुआ, आप बना लें इसको। ये हमारे एक प्रोफेसर थे, वो जर्मनी से PhD करके आए थे, तो उन्होंने हमें बताया था। ये आसान सा है, बड़ी आसानी से जो है आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो ये जो 4s है, इसके नीचे आपने 3s जो है, इसके नीचे आपने 4s नहीं लिखना, वो तो ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे इसके नीचे? 3d10, आगे उसी तरह 4d10, 5d10, 6d10। p है, इसके नीचे p आएगा, 4p6, 5p6, 6p6, 7p6। s के नीचे s ही आएगा, 4 लिखा हुआ है, तो 5s2, 6s2, 7s2, 8s2। अब f भी होता है सब शेल, तो वो कहाँ से जो है स्टार्ट होगा? ये ऊपर तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो f जो है 4 से स्टार्ट होता है। आप 2p के नीचे अगर लिखना चाहें तो 2f, 3f। अब 2f और 3f होते ही नहीं है, इसलिए इनको आप क्रॉस कर दें तो यहाँ आएगा 4f14, 5f14। ये टेबल है जी। अब यहाँ टोटल कितना है जी? 20 ये हो गए। 20 में 18 जमा करें, 38। फिर इसमें 18 जमा करें, 56। फिर 32 ऐड करें, 88। फिर 32 ऐड करें, 120। अब ये टेबल आपको कैसे जो है हेल्प दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में? फ़र्ज़ करें एक एलिमेंट है आर्सेनिक 33, इसका एटॉमिक नंबर है 33, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखें यहाँ तक 20 होते हैं, 20 में 10 ऐड करें 30, और वहाँ कितना है 33, तो 4p3, ऐसे है 4p3। यानी आप यहाँ पे लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। यहाँ पे हो गए 30। अब रह गए 3 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो p में होंगे। p सब शेल जो है, इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं। p सब शेल के सब शेल है, इसके 3 ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? px, py एंड pz। तो px, py, pz इनको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है? कि वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एक जैसी है। देखिए, इनकी एनर्जी एक जैसी होती है। अगर आप n+l वैल्यू लगाएं px के लिए, py के लिए, pz के लिए, तो एक जैसे ही आएगा सम। तो इनकी एनर्जी एक जैसी है, तो इनको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो है हॉर्न्स रूल, वो इसके लिए है। हॉर्न्स रूल क्या है? इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉर्न्स रूल। इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, if degenerate orbitals are available for a number of electron, then electron would like to live in separate orbital having same spin। मैं ख्याल ये आपने नोट कर लिया है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। कर लिया होगा, बना लिया होगा। If degenerate orbitals are available for a number of electron, then electron would like to live in separate orbitals having same spin, rather to live in same orbital having
ऑपोजिट स्पिन। है तो डेफिनेशन लंबी है कि if degenerate orbitals are available for a number of electrons, then electron would like to live in separate orbitals having same spin rather to live in same orbital having opposite spin। इसका मतलब क्या है? देखिए इस एग्जाम्पल की तरफ फिर हम आ जाते हैं। 3D तक जो है इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 30, अब 3 इलेक्ट्रॉन रह गए और इसके बाद कौन सा सब शेल आ रहा है? P। कौन सा P है 3D के बाद? 4P। तो 4px, 4py, 4pz, यानी ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक इसमें होगा, दूसरा इसमें होगा, तीसरा इसमें होगा, यानी ये तीनों जो हैं सेपरेट ऑर्बिटल्स में होंगे, इनकी स्पिन एक जैसी होगी। दिस इज हुंड रूल। एक सिंपल सी एग्जांपल से कर लेते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7, 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 रह गए। अब 3 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस सब शेल में जाएंगे? वो p में, और p जो है उसके कितने डीजनरेट हैं? 3। तो 2px, 2py, 2pz, तो कितने हैं जी इलेक्ट्रॉन? 3। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, यानी फ़र्ज़ करें ये सर्कल है और 3 इलेक्ट्रॉन आपने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इस तरह से नहीं करने कि इसमें 2 रख लें, इसमें 3 रख लें, ये खाली छोड़ दें। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं किया आपने? इसको भी यहाँ रखा हो। ये तीसरा जो प्रिंसिपल है ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ये पहले तो ये प्रिंसिपल है क्या, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी स्पिन अपोजिट होगी। ठीक है, तो आप 2 रख सकते हैं, तीसरा नहीं रख सकते, यानी ये इसके मुताबिक जो है सही नहीं होगी, ये ठीक होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, अब p ऑर्बिटल आ गया, जैसे ही p सब शेल आएगा तो ऑर्बिटल्स भी px, py, pz, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 4। तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब एक बचा है तो इसमें 2 आएंगे, यानी आपने एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने, 2 से ज़्यादा नहीं रखने। दिस इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की डेफिनेशन मैंने पिछले टॉपिक क्वांटम नंबर में बताई थी कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जिनकी स्पिन अपोजिट होगी, या एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। तो ये थे जी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के रूल। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जो पेपर में आमतौर पर पूछी जाती हैं। अच्छा, एक तो ये अक्सर पूछा जाता है पोटाशियम प्लस। अब पोटाशियम 19 और प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया गया है। ये याद रखिएगा कि जब प्लस चार्ज हो तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें से आउट हो जाता है, यानी निकला होता है उस एटम से। तो ये 19 से एक इलेक्ट्रॉन आपने माइनस करना है, तो 18 हो गया इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सल्फ़र है, एटॉमिक नंबर है 16, और इस पे अगर -2 चार्ज लिखा है तो इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए हुए हैं, तो आपने 16 में 2 ऐड करने हैं। अब क्या होगी जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, एंड 3s2, 3p6, 4s1। ये तो हो गया 19, क्योंकि प्लस है तो फिर ये आपने नहीं लिखा। अच्छा, अब 3p है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन बेहतर ये होगा कि ये 3p जो है आप 3px, 3py एंड 3pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन। अब यहाँ 16 है और ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस जैसी होगी? 3s2, आगे आप 3px, 3py, 3pz लिखें, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन आप लिख लें। हर जगह पे लिखना ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ भी लिखा हुआ है, आखिर वाले में लिख दें,
हर एक में लिखना ज़रूरी नहीं है, इस तरह बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये क्लियर हो जाता है इससे। अब देखिए इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कह सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं एक जैसे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्रोमियम पूछा जाता है 24, कापर पूछा जाता है 29। ये भी मैं आपको बता दूं क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, ये सेकेंड ईयर में भी आप इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए जी? 20। तो वहाँ कितने हैं? 24। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? डी जनरेट आ रहा है ना, डी। इसके बाद कौन सा कंप्लीट होगा? सॉरी, 4s2, अब हुए 20। नेक्स्ट है 3d, तो 3dxy, 3dxz, 3dyz, 3dx² and 3dz²। These are degenerate orbitals। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में अब इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं? 4, 20 हो गए। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें होना तो ये चाहिए। हॉर्न्स रूल के मुताबिक अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे सेपरेट ऑर्बिटल्स में होंगे और इनकी स्पिन एक जैसी होगी। होता ये है कि एक इलेक्ट्रॉन s में से इधर शिफ्ट हो जाता है। आपने ये करना है कि s में एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ले आएंगे। क्यों? इसलिए कि d जो है 5 ये ज़्यादा स्टेबल होता है d4 से। ये डिटेल आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। अभी आप ये याद रखें कि अगर d जो ऑर्बिटल्स हैं इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। किससे? जब d4 जो है एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हो, जो पहले मैंने लिखी थी। ठीक है, दिस इज़ अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये स्टेबल है। अब कॉपर में क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3dxy, आगे आगे डी जनरेट हॉर्न्स रूल लगाएंगे, xz, 3dyz, 3dx² एंड 3dz²। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ से यहाँ तक जी? कितने हो गए? 20। तो कितने रह गए? 9 है, तो 29 यानी 9 इलेक्ट्रॉन, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। कितने हो गए? 5। अभी भी 4 रहते हैं। एक इसमें रखना है, एक इसमें रखना है, एक इसमें रखना है, एक इसमें रखना है। 4 पूरे हो गए, अब 29 पूरे हो गए। अब देखिए मैंने ऐसा नहीं किया कि इसमें 3 रख दिया हूँ। क्यों नहीं किया? इसलिए कि ये पॉली एक्सक्लूजन के अगेंस्ट हो जाएगा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं विद अपोजिट स्पिन। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये नहीं है कि इसमें 3 कर दूं, नहीं, 2 रखने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। एक हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकते। मैक्सिमम 2 एंड मिनिमम 1। अब यहाँ देखें कि D जो है 9 है, तो D10 जो है ये स्टेबल है D9 से। अब यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आप इधर शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पे 2 की बजाय एक इलेक्ट्रॉन लिखें, यहाँ पेयर बना दें। अब देखिए ये जो D है D10 ये कम्प्लीटली फिल्ड है। कम्प्लीटली फिल्ड जो D ऑर्बिटल्स होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। यहाँ जो है आपने सिर्फ ये स्टेबल जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पेपर में लिखनी होगी। जो बच्चे जो है 3d9 लिख देते हैं, बाज़ दफ़ा बच्चे ऐसे लिख देते हैं 4s2 3d9, तो ये ठीक नहीं है। अगर D है तो आप हॉर्न्स रूल लगाएं ना, डी जनरेट ऑर्बिटल्स लिखें, उनमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी वो इस तरह लिख देते हैं 4s1 3d10, तो ये ठीक नहीं है, आप इस तरह से लिखें। क्लियर हो गया? चलें जी, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है हमारी कंप्लीट हो गई। एग्जांपल्स भी मैंने आपको करा दी। खुद जो है अब आप बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको आप देखें, सॉल्व करें। अच्छा, बाज़ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये भी होता है कि जैसे जिंक 30 65, अब बच्चों को समझ नहीं आ रही कि ये 65 है। नीचे देखें, नीचे जो है एटॉमिक नंबर होता है, जहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर, और ये जो है ये एटॉमिक मास है।
ठीक है, एटॉमिक मास। मेरे ख्याल ये तो अब 9th-10th में भी पढ़ा दिया जाता है ये चीज़, तो मेरे ख्याल आपको क्लियर होगा कि ये जो नीचे एटॉमिक नंबर है ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। ये 65 जो है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम है, उससे नहीं पता चलता कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, लेकिन ये जो एटॉमिक नंबर है ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा। तो एटॉमिक नंबर जो है, यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 30 को सामने रख के लिखनी है, 65 को नहीं है। ठीक है, ये बार दफ़ा देते हैं, आंसर नहीं देते, लेकिन ये भी क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से आपने नीचे देखना है। अच्छा, अब आते हैं जी कुछ छोटे छोटे टॉपिक इस चैप्टर के रह गए।